हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2025 सेशन के एग्ज़ाम के जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। और ये एग्ज़ाम हुआ था हमारा, कब हुआ था? तो ये देख सकते हैं 26 जून 2025 को शिफ्ट 2 में ये पेपर हुआ था। उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो है दिसंबर 2025 सेशन का ऑल शिफ्ट का पेपर 1 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे जा कर के ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आपके जून 2026 सेशन एग्ज़ाम के लिए ये सभी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसमें से अगर आप इतना कर लेते हैं जून 2025 सेशन के ऑल शिफ्ट का, फिर उसके बाद दिसंबर 2025 सेशन के ऑल शिफ्ट का वीडियो पेपर 1 के लिए कर लेते हैं, तो इसमें से मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 60% क्वेश्चन आपको यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद बचेंगे हुए क्वेश्चन जो रहेंगे वो सेम इसी पैटर्न से रहेगा दोस्तों। तो आप वहाँ उसको सोल्व कर सकते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नेट जेआरएफ एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, बल्कि होता है। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। और इसमें स्टार्टिंग का जो है 5 क्वेश्चन जो है वो डीआई का होता है, उसको देख सकते हैं आप। उसको मैं अलग से जब डीआई का सीरीज स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे कराऊँगा। अभी मैं बाकी क्वेश्चन कराऊँगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बहुत सारे हमारे व्यूअर जो है वो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ जुड़िए, ताकि वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो है मोटिवेशन बना रहे और वीडियो आपके लिए रेगुलर मिलता रहे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, थोड़ा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है चैनल को। आइए, अगर आप इसको बनाना चाहें अभी तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं डीआई के क्वेश्चन को, अन्यथा मैं क्वेश्चन नंबर 6 से इसको स्टार्ट करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न फिल्मों का उनके सही जारी होने के वर्ष के अनुसार आरंभिक से लेकर नवीनतम का सही कालक्रम क्या है, क्रोनोलॉजी वो सजाना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या क्रोनोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। इसका क्रोनोलॉजी बाकी का इधर दिया हुआ है क्वेश्चन, तो समझ गया। पहला है क्या कि साइको ये फिल्म का नाम है, दूसरा कुछ साइको नहीं समझिएगा कि ये आदमी साइको है, वैसा नहीं समझना है। और उसके बाद है बाइसिकल थिप्स, उसके बाद सिटी लाइट्स है, फिर सिटीजन केन है, उसके बाद रशोमन है। तो ये सभी फिल्में कब आई थी? तो देखिए दोस्तों, साइको फिल्म जो है ये आया था 1960 में, 1960 में आया था। उसके बाद बाइसिकल थिप्स जो है ये 1948 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1948 में आया था। उसके बाद सिटी लाइट्स जो है ये आया था आपको 1931 में आया था। सिटी लाइट्स 1931 में। सिटीजन केन की अगर हम बात करें, डी नंबर के सिटीजन केन की अगर बात करें तो ये आया था हमारा 1941 में, 1941 में। और रशोमन जो है ये आया था हमारा 1950 में। रशोन जो है 1950 में आया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा क्या? CDBEA, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसमें कुछ नहीं देखना है, ये मतलब जून सेशन में पिछला साल क्या हुआ था कि कुछ ये क्रोनोलॉजी फिल्मों का पूछ रहा था, तो आप इस सबको एक बार देख लीजिए 2 बार, ये ताकि मोटा मोटी डेट इसका याद रहे। आगे जो है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किशोर शिक्षार्थियों की लाक्षणिकताएं हैं, मतलब जो है ये एडोलेसेंस के कैरेक्टरिस्टिक इसमें कौन है उसकी पहचान करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पहला है क्या कि अधिक संवेगात्मक संवेदनशीलता होता है, इंक्रीज इमोशनल सेंसिटिविटी। तो ये बात बिल्कुल सही है, किशोरावस्था में ये होता है। उसके बाद आत्मानुशासन का उच्च स्तर, आत्मानुशासन होता ही नहीं है किशोरावस्था में। फिर उसके बाद है कि सामाजिक संबद्धता की प्रबल आवश्यकता, मतलब स्ट्रॉन्ग नीड फॉर सोशल बिलोंगिंग। तो ये भी बात सही है। उसके बाद डी है कि कोग्नेटिव डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन के लिए संज्ञानात्मक विकास की आवश्यकता होती है। तो ये बात सही है। 5वां है इमोशनल वैलिडिटी, संज्ञानात्मक वैधता की ज़रूरत। तो ये बात सही है, यानी कि बी छोड़ करके बाकी ACDE यहाँ पे सही है। ये देखेंगे किस ऑप्शन में है, ACDE ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों में प्रभावी प्रशासन स्थापित करने के लिए जो है वो उनके क्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करना है।
उच्च हायर एजुकेशन में जो है इफ़ेक्टिव गवर्नेंस लाने के लिए क्या क्या सीक्वेंस हमको अपनाना होगा। तो देखिए, पहले क्या दिया हुआ है, ऐसी नीतियाँ तैयार करना जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करे। दूसरा है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अध्यापकों, कर्मचारियों और छात्रों को शामिल करना। तीसरा है स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सत्ती शासी निकाय की स्थापना करना। उसके बाद जो है बाकी दो आपको इधर मिलेंगे, डी और ई। हाँ, यहाँ पे कह रहा है डी में कि नीतियों और रणनीतियों के क्रियान्वयन का अन्वीक्षण करना और मूल्यांकन करना। पांचवा में जो है प्रतिपुष्टि और बदलती ज़रूरतों पर आधारित नीतियों को अद्यतन बनाना और इसकी समीक्षा करना। देखिए, अद्यतन, मूल्यांकन, समीक्षा, ये सभी चीज़ें जो है वो बाद में होती है। हम पहले देखेंगे कि क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले होगा दोस्तों कि स्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारियों साथी शासी निकाय की स्थापना करना, ये पहला होगा, यानी कि इस्टेब्लिश ए गवर्नमेंट बॉडी विथ क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा जो है वो हमारा होगा कि ऐसी नीति तय करना जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करे। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर पे, 2 नंबर पे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अध्यापकों, फैकल्टी, कर्मचारियों और छात्रों को शामिल करने की बात होनी चाहिए। तो ये 3 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे, बचा ऑप्शन हमारा 2, यानी डी और ई ऑप्शन बचा। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है कि नीतियों और रणनीतियों के क्रियान्वयन का अन्वीक्षण और मूल्यांकन करना चाहिए। तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। और 5वें नंबर पे जो हमारा ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर डी है। इसमें कह रहा है कि प्रतिपुष्टि और बदलती ज़रूरतों पर आधारित नीतियों को अद्यतन बनाना और उसकी समीक्षा करना। तो ये बात बिल्कुल सही है। हम किसी भी चीज़ के लास्ट में उसका रिव्यू लेते हैं, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा तैयार होगा सी, ए, बी, डी, ई। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। सी, ए, बी, डी, ई। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है, ये फैलेसी से रिलेटेड है, पढ़िएगा ध्यान से, कि सांसारिक शब्दों में से युक्त पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना अनैतिक है क्योंकि हमारे बच्चों को असामान्यपूर्ण और गंदे शब्दों में से अवगत होना उचित नहीं है। इसमें कौन सा तर्क दोष है विद्यमान है उसको बताना है। तो देखिए, जो ये कह रहा है कि सांसारिक शब्दों से युक्त जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है, उसमें अनैतिक शब्द का प्रयोग है क्योंकि हमारे बच्चे को असमानपूर्ण और गंदे शब्द से अवगत होना उचित नहीं है, ये उसका कंक्लूजन दे रहा है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या होता है, ये चक्रक युक्ति है, यानी आर्गूमेंट इन सर्कल में आ रहा है। जो उसका स्टेटमेंट है वहीं उसके घूम करके समस्या कंक्लूजन में आ जा रही है, इसीलिए ये चक्रक युक्ति कहलाता है, यानी आर्गूमेंट इन सर्कल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। ये देखिए कार है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि CV, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विचरण गुणांक, ठीक है ना, विचरण गुणांक बोलते हैं। उसके बाद जो है माध्य दिया हुआ है M से, और इसमें निकालना क्या है, तो मानक विचलन निकालना है, यानी कि SD स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है दोस्तों। तो इसका एक फार्मूला होता है, मैं उसको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि विचरण, इसको पूरा मिटाते हैं, 1 मिनट, हाँ, विचरण गुणांक, इसको कोफिशिएंट वेरिएबल बोलते हैं CV, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन भागे माध्य, और इसमें गुना हो जाएगा 100 से, इसमें गुना हो जाएगा 100 से, यानी कि CV बराबर, यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं, मानक विचलन भागे माध्य, और इसमें गुना कर देते हैं हम लोग 100 से, तब जाके हमारा क्या निकलता है, तो ये निकलता है विचरण गुणांक CV निकलता है। ये माध्य क्या है, तो इसी को M से डिनोट करते हैं, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को SD से डिनोट करते हैं, या फिर इस वाले सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ देखिए ऑप्शन ए में जो है M दिया हुआ है, CV दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, तो इसमें हर चीज़ का जो है
CV दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन जो है ये आकर इसमें गुना हो जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा 100 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे A के लिए अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे कि हम जहाँ देखे हैं कि CV बराबर क्या हुआ है, ये मानक विचलन और नीचे M मतलब मीडियन माध्य और इसमें 100 से गुना किए हैं। तो ये CV दिया हुआ है ना, तो ये 70/3 दिया हुआ है और ये निकालना है हमको। और नीचे में क्या आ गया 60 आ गया और इसमें 100 से गुना कर दिए हैं। तो देखिए 1 0 से 1 0 ख़त्म, ये 0 से ये 0 ख़त्म, 3 से ये जो है 2 ख़त्म और ये 2 आकर के यहाँ 7 में गुना होगा। तो यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू कितना हो गया 14 हो गया। ये 14 किसका वैल्यू आया, ऑप्शन ए का वैल्यू 14 आया। ठीक इसी तरह अब बी का निकालिए जहाँ पर M इक्वल टू 80, CV इक्वल टू 6.25 दिया हुआ है, उसका वैल्यू लिखिए। फिर उसके बाद सी ऑप्शन में जो है M बराबर 70, CV बराबर 160/7 दिया, इसका वैल्यू निकालिए। उसी तरह डी का भी निकालिए और तब जा कर के इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, वही क्वेश्चन कह रहा है। तो अब हम बता दिए, इसको आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि जल उपचार के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रासायनिक उपचार प्रक्रिया है। तो ये जो रासायनिक उपचार प्रक्रिया जो है जल उपचार के बारे में कह रहा है, इसे हम लोग अष्कंदन कहते हैं, यानी कि कोगुलेशन कहते हैं। वो जल उपचार के संदर्भ में अष्कंदन यानी कोगुलेशन की प्रक्रिया, पानी में क्या होता है छोटे छोटे निलंबित कण जो होते हैं वो एक साथ चिपकने और बड़े भारी गुच्छे बनाने के लिए रसायनों को पानी में मिलाया जाता है। ये गुच्छे फिर से आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये देखिए क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ डिसाइड करना है। कि कह रहा है कि यदि एक स्टेटमेंट है कुछ जानवर पक्षी नहीं होते हैं, इसको क्या मान लिए हम लोग कि गलत मान लिए। तो निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य होगा, कौन सा कथन अभी सत्य होगा वो देखना है। तो देखिए कुछ जानवर पक्षी नहीं होते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि कुछ जानवर पक्षी होते हैं, है कि नहीं। चलिए जो दे रहा है कि कुछ जानवर जो है पक्षी नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये हो गया हमारा जानवर, ये हो गया पक्षी, ठीक है। और इस कथन को क्या कह रहा है कि ये गलत है। तो फिर क्या सही है, आइए पहला कथन पढ़ेंगे, ऑप्शन पर पढ़ के देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है ए और बी का। तो ए और बी का देखिए, ए में कह रहा है कि ऑल एनिमल आर बर्ड्स, सभी जानवर पक्षी होते हैं, तो ये तो बैठ रहा है। दूसरा देखिए नो बर्ड्स आर एनिमल, तो फिर ये नहीं बैठ रहा। उसके बाद हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन में दिया है बी और डी, जो अभी यहाँ आपको नहीं दिखेगा, मैं यहाँ बुक खोल के देख के बता रहा हूँ क्योंकि स्लाइड पे नहीं आ पाएगा अभी। तो बी और डी को चेक करेंगे। तो बी क्या कह रहा है कि कोई पक्षी जानवर नहीं होता है, और डी कह रहा है कि कुछ जानवर पक्षी होते हैं। तो नहीं, फिर ये तो होगा ही नहीं सत्य, दोनों एक दूसरे में विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद अब ए और डी को देखेंगे। ए कह रहा है कि ऑल एनिमल आर बर्ड्स और सम एनिमल्स आर बर्ड। तो भाई जब ऑल एनिमल जो है, ये सभी एनिमल जो है ये बर्ड्स हो गया, तो फिर सम एनिमल्स क्यों नहीं बर्ड्स होगा, बिल्कुल होगा, ये तो उसी के अंदर में आ जाएगा ना ए के। तो यानी कि ए और डी जो है हमारा, ये दोनों यहाँ पे सत्य माना जा सकता है जब इस कथन को हम गलत मान के चल रहे हैं तब। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए और डी। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला चीज़ आपको समझा दे रहा हूँ मैं, ये इंडियन लॉजिक का जो है ये वाला मतलब साइलोजिज्म लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है इसको याद रखिएगा। एक कोड होता है ए ई आई ओ, ठीक है ना। और ए मतलब क्या होता है, तो ए मतलब हो जाएगा ऑल, ई मतलब क्या होता है तो नो, ठीक है ना। आई मतलब क्या होता है तो सम, ओ मतलब क्या होता है तो सम नॉट, वो मतलब सम नॉट हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे कंट्राडिक्टरी, और इन दोनों के बीच में जो होगा इसे हम लोग बोलेंगे सब कंट्राडिक्टरी, ठीक है। और एक मिनट, ओ कट गया, सॉरी। तो देखिए ए और ई, आई और ओ, इन दोनों के बीच के इन सभी के हम रिलेशन बता रहे थे।
ये है हमारा ऑल, ये है हमारा नो, सॉरी, ये है हमारा नो। उसके बाद जो है यहाँ पे आई को हम लोग सम से डिनोट करते हैं और ओ को जो है हम लोग सम नॉट से डिनोट करते हैं। ओ को हम लोग सम नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो होता है उसको हम लोग कंट्राडिक्टरी बोलते हैं, और आई और ओ के बीच जो होता है वो सब कंट्राडिक्टरी बोलते हैं, और इन दोनों के बीच जो होता है इनको बोलते हैं सब अल्टर्न। सब अल्टर्न, यहाँ भी सब अल्टर्न हो जाएगा। और ये जो डायगोनल जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये कंट्रेरी होता है, कंट्रेरी और सब कंट्रेरी, और ये होता है कंट्राडिक्टरी, ये भी कंट्राडिक्टरी हो जाएगा दोस्तों। इसको याद रख लीजिएगा, ये इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अब आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। वो कह रहा है कि वैदिक युग में क्योंकि शिक्षा की एक आदर्शवादी प्रकृति थी, आचार्य निम्नलिखित पर बल देते थे। किस पर बल देते थे वो सोचिए। तो देखिए, आचार्य जो है वो राष्ट्र के विकास के लिए अभिवृत्ति सृजन पर बल देते थे, सही बात है। बी में कह रहा है कि ईश्वर की उपासना पर बल देते थे, तो ये भी बात सही है। सी में कह रहा है कि इच्छाओं और ज़रूरतों की पूर्ति पर बल देते थे, तो ये इच्छा और ज़रूरत की पूर्ति पर नहीं देते थे क्योंकि इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। उसके बाद रिलीजियसनेस, धार्मिकता पर बल देते थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र निर्माण पर देते थे, तो ये भी सही है। यानी यहाँ पे हमारा ए बी डी ई सही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट कथन जो है वो सत्य है, उसकी पहचान करना। आइए पढ़ते हैं कि 1 KB में 1 KB में 10 से 24 बाइट होते हैं, तो बिल्कुल सही। 1 KB बराबर जो है 1024 बाइट होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बी में कह रहा है कि कैचे मेमोरी एक द्वितीयक भंडार है, तो द्वितीयक भंडार नहीं है, गलत। उसके बाद जो है सी में कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है मतलब कि बिल्कुल सही है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एप्लीकेशन नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही पूरा है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे हो जाएगा। ये तो यहाँ पे ए और सी सही होगा। बाकी अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग वहाँ पे क्या सही होता है हमारा। इधर जो है 2 ऑप्शन बचा हुआ है, डी और ई। उधर में सही है हमारा पहले से ए और सी। इधर देखिए, कह रहा है कि हब एक नेटवर्क उपकरण है, हब एक नेटवर्क उपकरण है, तो ये बात बिल्कुल सही है, डी भी सही हो गया हमारा। उसके बाद ई कह रहा है कि एलयू एक कंट्रोल यूनिट है। एलयू का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, सीपीयू नहीं है, तो ये गलत हो गया हमारा। यानी कि ए सी डी सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, तो आइए उसको देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन को, मैच द फ्लोइंग है क्वेश्चन है, आंसर है। ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल मैथ ऐसे ही पूछा जा रहा है। देखिए, ये एक अपने आप में एक अलग मैथ है। क्वेश्चन नंबर इसका एक ऑप्शन भी है, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए। तीनों का आंसर में सॉल्यूशन जो है जहाँ जहाँ मिले अपना मिलाइए और उस अकॉर्डिंग ऑप्शन को सजाना पड़ता है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। इसको अभी बनाना है तो आप पॉज करके बना सकते हैं, अन्यथा जब मैं DI को पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर इसको देखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। वो कह रहा है कि रिसर्च मिसकंडक्ट जो है, रिसर्च मिसकंडक्ट में क्या होता है, शोध कदाचार जिसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है। तो देखिए, इसमें जो है शोध कदाचार में सबसे पहले जो है साहित्यिक चोरी होता ही होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही। डाटा फल्सिफिकेशन में ये होता है, तो ये भी होता है। उसके बाद जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो इसको शोध कदाचार नहीं मानेंगे। डाटा वैलिडेशन को भी नहीं मानेंगे, और एक डाटा फैब्रिकेशन है, डाटा जलसाजी का, तो ये माना जाता है। यानी कि ए बी सी हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वो हमारा कह रहा है कि भारत में अर्देशियर ईरानी द्वारा निर्मित प्रथम बोलती टॉकी फिल्म जो है वो कौन थी, तो वो आलम आरा फिल्म थी, और निम्न में से किस वर्ष में बनाई गई थी। यह
ये बताना है कि आलम आरा फिल्म जो है किस वर्ष बनी थी। काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसमें कन्फ्यूजन 1913 और 1931 में होता है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1931 इज राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि आलम आरा फिल्म जो है अर्देशियर ईरानी बनाए थे। जो प्रथम बोलती फिल्म थी वो कब बनी थी, तो 1931 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। वो कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ मुक्स। देखिए, कम्युनिकेशन यूनिट का जो है मैं बेसिक कंसेप्ट का एक वीडियो बनाया हूँ, जो कि हर यूनिट के पेपर 1 के लिए चल रहा है। चैनल पे पड़ा हुआ है, जा करके आप उसको देख लीजिए। वहाँ पे मैं बहुत अच्छा से मुक्स के बारे में पढ़ाया हूँ। मुक्स स्वयं क्या है, उसके क्या क्या इंडिया में एग्जाम्पल है, तो उन सभी को वहाँ डिटेल से समझाया गया। आप एक बार जा करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो उसी मुक्स का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ये होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मुक्स की शुरुआत कब हुई थी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वो है हमारा मैच द फ्लोइंग। एक तरफ टर्म और शब्दावली दिया गया है, दूसरी तरफ उसकी डिफिनेशन दिया गया है। इसको सजाना है और बताना है। आइए देखते हैं। पहला है क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन। दूसरा है कोलाबोरेशन यानी सहकार्य कोलाबोरेशन। तीसरा है इफेक्टिव डोमेन यानी भावनात्मक क्षेत्र। चौथा है कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र। अब इसका मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट जो है यह एक तरह का टेक्निक है जो कि मेंटेन अ हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट में यूज़ होता है। एक स्वास्थ्य अधिगम वातावरण बनाए रखने के लिए प्रयुक्त तकनीकें हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये 3 में चला जाएगा। उसके बाद कोलाबोरेशन जो कह रहा है कि सहकार्य जो है यह दूसरे से व्यवहार करने के बारे में एक प्रकार का दर्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन कह रहा है कि भावनात्मक क्षेत्र यह जो है अभिवृत्तियों और भावनाओं पर केंद्रित उद्देश्य होता है, तो ये की ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। उसके बाद कॉग्निटिव डोमेन की बात करें संज्ञानात्मक क्षेत्र की, तो ये स्मरण और तर्क करना उद्देश्य में जाता है, ऑप्शन नंबर 2 में। यानी इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन तैयार होगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो वो है हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 कह रहा है कि कक्षागत क्रियानिष्ठ अनुसंधान के लिए विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। किसको, तो स्टेप ऑफ क्लासरूम एक्शन रिसर्च। ये जो है क्लासरूम एक्शन रिसर्च के बारे में पूछा जा रहा है, उसको बताना है। तो देखिए, क्लासरूम एक्शन रिसर्च क्या होता है दोस्तों, वो देखना है। सबसे पहले उसमें क्या होता है, तो कुछ न कुछ प्लान होता है। उसके बाद जो है उसमें एक्शन होता है, क्रिया कार्रवाई होती है। उसके बाद प्रेक्षण या अवलोकन उसका किया जाता है। फिर उसके बाद जो है अनुचिंतन किया जाता है उस पर। फिर अनुवर्ती क्रियाएं होती है, जो कि 5वें नंबर पर आ जाएगी। इसे अनुसार ऑप्शन हमारा तैयार होगा ए, सी, डी, बी, ई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। दादा साहेब फाल्के, जो कि भारतीय फिल्म जगत के पितामह माने जाते हैं, उनके द्वारा निर्देशित प्रथम फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र भारत में किस वर्ष बनाई गई थी, तो देखिए 1913 में। देखिए अभी बताया ना कि 1913 और 1931 ये दोनों डेट ऐसे हैं जिससे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई थी, जो पहली चलचित्र थी, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसको बनाया कौन थे, तो दादा साहेब फाल्के ने बनाए थे। और 1931 में जो है ये कौन था, तो ये आलम आरा फिल्म थी। आलम आरा फिल्म थी। ये भारत की प्रथम बोलती फिल्म थी। इसके डायरेक्टर थे अर्देशियर ईरानी। तो ये सब याद रखिएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ये सभी कोई जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। 22 का आंकड़ा होता है, तो यानी 22 मार्च को
उसके बाद 22 अप्रैल को, उसके बाद 22 मई को। ये तीनों डेट याद रखिएगा, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है ना, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और जल जब पृथ्वी पर आ जाएगा तो क्या होगा, तो जैव विविधता होगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसको देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है हमारा ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन का दिया हुआ है, इसको बना लीजिएगा, इसमें ज़्यादा टाइम अभी लगेगा। एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये मानक विचलन जो है √n/P1 का ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का वैल्यू होता है। उस तरह हर ऑप्शन का निकालिए, फिर उसको मिलान कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, जो कि कह रहा है कि HTTP स्टैंड फॉर, तो HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसी तरह HTTPS आता है दोस्तों, तो उसका भी फुल फॉर्म यही होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और उसमें S की जगह पे क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है S लगा करके। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा वो, विच इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आरोही क्रम में सजाना है। देख लीजिए, तो सबसे छोटा क्या होगा हमारा दोस्तों, तो सबसे छोटा KB होगा, ठीक है ना। उसके बाद 1024 KB बराबर MB होता है, तो MB हो गया। फिर उस MB से बड़ा जो है वो क्या होगा, GB होगा, यानी कि 1024 MB बराबर 1 GB। फिर उस GB से बड़ा क्या होगा, तो उस GB से बड़ा TB होता है, टेराबाइट होता है, यानी 1024 GB बराबर 1 TB। और TB टेराबाइट से भी बड़ा क्या होता है, पेटाबाइट होता है दोस्तों, जिसको हम लोग PB में लिखते हैं। 1024 TB बराबर 1 PB। तो ये वाला क्रम आप ज़रूर याद रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग सजाना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन तैयार होगा, KB को सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद MB हो जाएगा, फिर उसके बाद GB हो जाएगा, फिर उसके बाद TB हो जाएगा, फिर उसके बाद PB हो जाएगा, जो कि ऑप्शन होगा CEDBA, ऑप्शन सी में है, सी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अनुविपरीत है, ये बताना है दोस्तों। आइए देखते हैं, अभी हम जो साइकिल बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग बताना है। देखिए, इसका अनुविपरीत का मतलब नहीं समझ में आइएगा, लेकिन इसका इंग्लिश देखेंगे जिसमें क्या लिखा है, सब कंट्रेरीज। तो अभी हम बताए हैं ना कि A, E, उसके बाद I, उसके बाद O। ये A जो है ऑल के लिए होता है यूज़, E जो है नो के लिए होता है यूज़, I जो है सम के लिए यूज होता है, SOME सम। O जो है सम नॉट के लिए यूज होता है, O जो है ये सम नॉट के लिए यूज होता है दोस्तों। इन दोनों के बीच जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रेरीज बोलते हैं, कंट्रेरीज। और इन दोनों को जो बीच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सब कंट्रेरीज बोलते हैं। सब बाकी ये दोनों के बीच सबअल्टर्न होता है, और डायगोनल जो है कंट्राडिक्टरी होता है। इसको याद रखिएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सब कंट्रेरी पूछ रहा है, यानी कि ये वाला जोड़ी पूछ रहा है। I और O का, I और O में क्या होता है, तो सम और सम नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब कितना आसान हो गया इस चारों ऑप्शन में से छांटना कि वो दो ऑप्शन लेंगे जो सम और सम नॉट का होगा, वहीं इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, सम कहाँ पे है, C और D में है, एक सम है एक सम नॉट है, तो वही तो हमारा आंसर होगा, सम और सम नॉट वाला। तो C और D इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। तो A इज़ ए राइट आंसर। कितना आसान है ना, बस इस टेबल को आप लोग बना के अपने टेबल पे दीवार पे चिपका लीजिएगा और याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकाश वोल्टीय तंत्रों को छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित करने का सही क्रम क्या है। तो छोटा से बड़ा की तरफ एक सीक्वेंस में सजाना है। तो देखिए, सबसे छोटा जो है इसमें क्या होगा, वो होगा हमारा सोलर सेल। उससे बड़ा की बात करेंगे तो वो उससे बड़ा हमारा मॉड्यूल हो जाएगा।
फिर उससे बड़ा की बात करेंगे तो वो एरे हो जाएगा, और सबसे बड़ा जो है एरे फील्ड हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या तैयार हुआ इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार हुआ CABD। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है CABD। तो ये है हमारा ऑप्शन, कहाँ पे जाएंगे, स्लाइड को ऊपर करेंगे, CABDE, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 कह रहा है कि व्हाट इज़ द केस स्टडी, केस अध्ययन विधि क्या होती है। दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड का। देखिए यह जो है एक परिघटना है जिसमें घटना, स्थिति अथवा विकास का गहन और विस्तृत विश्लेषण द्वारा अध्ययन अथवा सघन अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग केस अध्ययन विधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग से। देख लीजिए यहाँ पे कि एक कोड भाषा में जो है परफेक्ट को 73 लिखा जाता है, तो कॉम्पैक्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसको बता दे रहा हूँ। परफेक्ट को पहले लिख लीजिए PERFECT, और इसके इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसके इक्वल टू 73 दिया हुआ है। तो ये आपको क्या करना है, इस सब का प्लेस लिखना है, उसको जोड़ना है। P का क्या होता है 16 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है, F का 6 होता है, E का 5 होता है, C का 3 होता है, उसके बाद जो है T का जो है 20 होता है। इन सब को जोड़िएगा तो 73 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, यानी जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। तो आप याद रखिए इसको जोड़ा जा रहा है, तो अगला भी जोड़ा ही जाएगा। अगला क्या है, कॉम्पैक्ट है, COMPACT। अब इसको जोड़ लीजिए, 3 + O का 15, M का 13, ठीक है ना, P का 16, A का 1, C का 3, T का 20। अब इन सब को जोड़ लीजिए, जो आएगा वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 आएगा। 71 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, देख लीजिए। इसमें रिएक्टर स्केल पर 3 माप वाले भूकंप की तुलना की जा रही है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि रिएक्टर स्केल पर 4 माप वाले भूकंप में कितनी अधिक ऊर्जा का मोचन होगा वो बताना है। लेकिन NTA जो है इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया है, इसके ऑप्शन में फॉल्ट था। देखिए क्या होता है कि रिएक्टर स्केल पर 3 माप वाले भूकंप की तुलना में रिएक्टर स्केल पर 4 माप वाले भूकंप में जारी ऊर्जा जो है 31.6 गुना, लगभग 32 गुना ऊर्जा की वृद्धि होती है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। वो है कि एक विश्वविद्यालय में जो है विश्वविद्यालय की एक छात्रा को दिन में कभी भी लिखते या पढ़ते हुए नहीं देखा जाता है, परंतु वह सौंपे गए कार्य जो है उसका टास्क होमवर्क जो मिलता है उसको हमेशा समय से प्रस्तुत करती है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह रात में, यहाँ पे रात लिखा हुआ है दोस्तों, रात में पढ़ती होगी और लिखती होगी तभी तो कर ले रहा है ना, नहीं तो कैसे कर लेगा। अब राम मोटा है और दिन में खाता भी नहीं है, तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, जब दिन में नहीं खाता है और मोटा है तो रात में खाता होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है। इस तरह के जो भी एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, इसमें जो है ये कौन सी कमियां होती है, तो इसमें अर्थपति नामक फैलेसिस पर होता है। ऑप्शन नंबर बी में है अर्थपति, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। इसमें कुछ टर्म दिया हुआ है, इसके एग्जाम्पल दिया है, उसको मिलान करना है। देखिए कम्युनिकेशन इवेंट जो है संप्रेषण कार्यक्रम, कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल, इन सभी को मिलान करना है। तो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल को अगर हम देखें तो ये जो है जर्नलिस्ट और एडवर्टाइज़र होते हैं। फिर उसके बाद देखें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, तो ये स्मार्टफोन एंड ईमेल होते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया की बात करें तो ये रेडियो टेलीविज़न होता है। बाकी एक बच गया जो उसको इसमें मिला देंगे। इस तरह से ऑप्शन हमारा तैयार होगा। 1 का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर और उनके फंक्शन कार्य में मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए इसको मिलान कीजिए और बताइए। पहला है मोडेम, दूसरा है राउटर, तीसरा है NIC, चौथा है रिपीटर। तो देखिए मोडेम जो है वो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल को यूज़ करता है इसका, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। राउटर जो है
राउटर ये आईपी एड्रेस को डिनोट करता है, तो ये आईपी एड्रेस में एनआईसी जो है ये फिजिकल एक एड्रेस है, और रिपीटर जो है ये सिग्नल को पुनर्जनित करता है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है वो हमारा कि निम्नलिखित को घटते या ह्रासमान वत्सवर्थ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन के क्रम में उसके बताना है। तो सबसे विस्तारित जो क्षेत्र होगा जिसका, उसको सबसे पहले रखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो ये खाद्य उत्पाद फूड प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके अंदर में आएगा क्या, तो उसके अंदर में आता है डेयरी प्रोडक्ट 2 नंबर पे। फिर उसके अंदर में आएगा चीज़, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर में चीज़ पनीर आ जाएगा, और फिर उसके अंदर में कॉटेज चीज़ आएगा, यानी कि कुट्टर पनीर आएगा। तो ये 4 नंबर पे ऑप्शन होगा बी, सी, ए, डी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, वो कह रहा है कि द IEEE नेम ऑफ वाईफाई इज, IEEE जो है वाईफाई का नेम है किसका, तो ये 802.11, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ये क्या होता है IEEE, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और यह जो है विभिन्न तकनीकी मानकों को परिभाषित करती है, जिसका वायरलेस जो है लोकल एरिया नेटवर्क 802.11 होता है। WLAN WLAN क्या होता है, वायरलेस एरिया लोकल एरिया नेटवर्क। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन संप्रेषण के अवरोधक है। संप्रेषण के अवरोधक कौन कौन से है उसके बारे में बताना है। पहला है कि तेज संगीत, ये संप्रेषण को अवरोध करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, अवरोध करता है। दूसरा है इल हेल्थ, यानी बुरा स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही। तीसरा है ए टेलीफोन दैट इज़ इन पुअर वर्किंग ऑर्डर, काम करने की स्थिति में खराब टेलीफोन, ये भी अवरोधक है, बिल्कुल सही। उसके बाद गुड हेल्थ अवरोधक नहीं है, ट्रैफिक नॉइज जो है अवरोधक है, यानी ABCE होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज ए राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, वो कह रहा है कि अभिप्रेरण को समर्थन देने वाली रणनीति निम्नलिखित में से कौन है। अभिप्रेरण क्या होता है, मोटिवेशन को समर्थन देने वाली रणनीति कौन सी है वो बतानी है। तो ये अभिप्रेरण क्यों दिया जाता है, तो ये समस्त पाठ्यचर्या से जुड़ाव के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा मैथ का, इसको बनाइए एक एक करके, फिर उसको सोल्व कीजिए दोस्तों, तो ये बन जाएगा, और फिर इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। आगे आइए, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, और उस ईयर का इस्टेब्लिश किस साल हुआ था उसको बताना है। देखिए AICTE आप लोग जानते ही होइएगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जितने भी बीटेक, डिप्लोमा या बी फार्मा, ये सभी टेक्निकल कोर्स के लिए होता है, वो उसको मॉनिटरिंग कौन करता है, AICTE, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था। ICHR की स्थापना जो है 1972 में हुआ था। फिर नीति आयोग की स्थापना तो सब जानता है 2015 में। ICPR की स्थापना 1977 में हुआ था। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन तैयार होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध शोध क्या है, यानी कि प्योर रिसर्च जो है वह क्या है, प्योर रिसर्च। तो देखिए दोस्तों, प्योर रिसर्च जो है इसमें मूल शोध भी कहा जाता है, और यह परिघटना के व्यवहारिक प्रयोग के बारे में बिना किसी सरोकार के इसके बारे में ज्ञान और अधिक जानने के प्रयास से संबंधित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा वो 42 नंबर, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्यपरक शिक्षा के समेकन पर बल दिया गया है। किस प्रकार के इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है NEP 2020 में। तो इसमें जो है छात्रों में समग्र विकास हो, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट एमोंग स्टूडेंट को लेकर के एक बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
उच्चतर शिक्षा में शिक्षण और अधिगम निर्धारित करने वाले व्यवहारगत उद्देश्यों के गुण हैं। व्यवहारगत उद्देश्यों के गुण कौन हैं? तो ये है अधिगम को केंद्रित और निष्पक्ष बनाते हैं, निष्पात बनाते हैं, यानी कि देज मेक लर्निंग फोकस एंड अचीवेबल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, देख लीजिए, ये काफ़ी इजी है। इसमें पहचान करके बताना है कौन सा गलत है। 2 है, फिर इसके बाद 5 है, फिर इसके बाद 14 है, फिर इसके बाद 41 है, फिर इसके बाद 125 दिया हुआ है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, 1 से 2 में जाने के लिए 1 जोड़ेंगे, 2 से 5 जाने के लिए इसमें 3 जोड़ेंगे, फिर 5 से 14 जाने के लिए इसमें 9 जोड़ेंगे, 14 से 41 जाने के लिए इसमें 27 जोड़ेंगे। तो फिर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1 से यहाँ पे इसका 3 गुना जुड़ा, फिर इसका 3 गुना जुड़ा, फिर इसका 3 गुना जुड़ा, तो फिर इसका भी 3 गुना जुड़ेगा दोस्तों। इनमें 3 से गुना करते चल रहे हैं, तो इसका 27 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 81। 81 को 41 में जोड़िएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 122 आ जाएगा। तो जो हमारा 125 दिया हुआ है ये गलत है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछ रहा है, ठीक है ना, गलत संख्या का पता लगाना है यहाँ पे। देखिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। 45 नंबर का रहा है कि कौन वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक है? कौन जो है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के सिंक है? CO2 के सिंक, वो देखिए वाटर वेटलैंड दे रहा है, तो ये है। फिर उसके बाद जो है ओशियन दे रहा है, तो ये भी है। सॉइल मृदा दे रहा है, ये भी है। एलिफेंट दे रहा है, ये भी है। यानी कि आर्द्र भूमि, महासागर, मृदा और हाथी, ये सभी जो है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे। तो इसके बाद हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, पैसेज को पढ़ना है दोस्तों, और इससे संबंधित सवाल का जवाब देना है 5 ठो। ये काफ़ी इजी होता है, तो आई होप कि आप लोग कर लेंगे इसको। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जिस भी नेट JRF ग्रुप में जुड़े हैं उन तक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर एक बार ज़रूर करिए दोस्तों। बाकी आपको थैंक यू, धन्यवाद।